490 BC पर्शियन एम्पायर के राजा डायरियस ने ग्रीस पर आक्रमण कर दिया। ग्रीस का कैपिटल एथेंस, यहाँ मौजूद कई मूर्तियाँ और कई मंदिर नस्तानाबूद हो गए। आने वाले कई सालों तक ग्रीस का बच्चा बच्चा पर्शियंस के खून का प्यासा हो गया। 356 BC मैसेडोनिया, ग्रीस के एक छोटे से कस्बे में एक बेटे ने जन्म लिया। नहीं, कोई मामूली बेटा नहीं, भगवान का बेटा सिकंदर। 334 BC सिकंदर ने इस छोटे से तिनके से अपना राज्य बढ़ाया, अपने देश का बदला लिया, पूरे पर्शियन एम्पायर को खत्म कर दिया और अब विश्व का नक्शा कुछ ऐसा दिख रहा है। 326 BC सिकंदर भारत की सीमा पर खड़ा है। अगला निशाना है भारत माँ का धन। पर वो अचानक मुंह फेर के अपने देश मैसेडोनिया वापस लौट जाता है। ये सारे पहलू काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हैं अलेक्जेंडर को राजाओं का राजा, शहंशाह बनाने में, भगवान बनाने में। अलेक्जेंडर का जन्म 356 BC मैसेडोनिया में पहला शहर में हुआ। जन्म होते ही शहर के सारे लोग उसे जीउस भगवान का अवतार मानने लगे और इसमें उसकी माँ ओलंपियास ने भी उसका कम साथ नहीं दिया। अब दुनिया के सभी पिताओं की तरह उनके पिता भी फिलिप II अपने बेटे को एक काबिल राजा बनाना चाहते थे, जिसके लिए ने उन मौजूद उस समय सबसे बेस्ट स्कॉलर से अलेक्जेंडर की ट्रेनिंग करवाई। इन सभी वॉरियर्स में सबसे मशहूर फिलोसोफर एरिस्टोटल का भी नाम आता है, जिन्होंने बस 30 साल की ट्रेनिंग में अलेक्जेंडर के अंदर सब्र, खुले विचार और कूटनीति की ऐसी समझ पैदा कर दी कि उसने अलेक्जेंडर के राजनीतिक गुरु को और भी ज़्यादा तेज कर दिया। और इसकी पहली झलक मैसेडोनिया के लोगों को देखने के तब मिली जब अलेक्जेंडर ने केवल 10 साल की उम्र में एक उत्तेजित घोड़े को, लूसीफेरस को, बड़ी आसानी से ट्रेन कर लिया। इसके बाद केवल 18 साल की उम्र में ही अलेक्जेंडर ने अपने पिता के साथ बैटल ऑफ चिरोनिया में हिस्सा ले लिया, जिसमें उनकी जीत भी हुई और ये अलेक्जेंडर के सफ़र का एक मुख्य मोड़ था। ये पहला समय था जब अलेक्जेंडर ने अपनी महानता का प्रदर्शन दिखाया और जाहिर सी बात है इसके बाद लोगों के अंदर उनका दिव्य विश्वास बढ़ता चला गया और इसके साथ बढ़ता गया अलेक्जेंडर का अहंकार और पर्शियन साम्राज्य के प्रति नफरत। वहीं पर्शियन एम्पायर को मिटाने का सपना ग्रीस का हर बच्चा एवं उसका पिता देखता था, सो इसे हासिल करने के लिए अलेक्जेंडर ग्रीस के बाकी शहरों में अपना रुतबा स्थापित करने लग गया और इसी दौरान उसने कई देशों की आर्मी, वहाँ के नोबल्स और कमांडर्स को अपने अंदर ले लिया ताकि समय आने पर इन सब की वफादारी अलेक्जेंडर की तरफ हो। ग्रीस के शहरों को एक करने के बाद सिकंदर पर्शियन एम्पायर के दक्षिणी हिस्से पर हमला बोलने लग गया, जिसमें अलेक्जेंडर का सामना हुआ पर्शिया की पहली आर्मी से, एक ऐसी आर्मी जो साइज में अलेक्जेंडर की आर्मी से दुगनी थी, लेकिन उसके बावजूद सिकंदर ने उन्हें मार गिराया सिर्फ अपनी युद्ध नीति और हिम्मत के बल पर। जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से ये युद्ध अलेक्जेंडर की गाथाओं में बैटल ऑफ ब्रिनिसेस नाम से अमर हो गया। और ऐसे कई राजाओं की अमर गाथा आपको इतिहास की किताबों में मिलेंगी, जिसके वर्णन को पढ़ने से ही आज के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, जो इंसान इतिहास से नहीं सीखता उसे इतिहास की गलतियों को दोहराना पड़ता है। इस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पर्शियन आर्मी की एक छोटी सी झलक देखी थी। इस युद्ध में जीत अपने नाम की। इतनी बड़ी सेना से खुद की छोटी सेना होने के बावजूद सिर्फ अपनी बेहतर वॉर स्ट्रैटेजी और इंटेलिजेंस की मदद से। इस जीत के बाद अलेक्जेंडर ने एशियन माइनर के कई हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया और जहां वो नहीं पहुंच पाया था उन देशों ने खुद ही उसके सामने सरेंडर कर दिया। पर पर्शिया के एक हिस्से को अपने कब्जे में लेने के बाद भी उसने वहां के कल्चर को कभी ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने सभी पर्शियन गवर्नर्स, लीडर्स और आर्मी ऑफिसर्स को उनकी ईमानदारी के बदले अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने की अनुमति दे दी। इससे हुआ कि एरिस्टोटल की बिना जबरदस्ती वाली जीत से अपनाते हुए अलेक्जेंडर कई सारे लोगों का दिल जीत चुका था। इसे अलेक्जेंडर की कूटनीति और चालाकी ही कहेंगे, क्योंकि जंग जीतने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी और पर्शियन एम्पायर के सभी दक्षिणी हिस्सों को मैसेडोनिया के कब्जे में ले लिया था। पर कहते हैं ना, शेर की प्यास पानी से नहीं बुझ सकती है। और अलेक्जेंडर का मकसद तो पहले ही पर्शियन आर्मी का विनाश था। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो पर्शियन आर्मी के सबसे अहम हिस्से पे पहुंचा, जहां उसका सामना अब तक की सबसे बड़ी पर्शियन आर्मी से हुआ। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने एम्पायर को इतना बढ़ाने के बाद भी ये आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी से बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी। अलेक्जेंडर की आर्मी में थे सिर्फ 47,000 लोग और वहीं पर्शियन आर्मी में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। लेकिन पर्शिया के राजा डायरियस III होने वाले युद्ध में ज़्यादा सेना के होते हुए भी उन्हें सतर्क रह के युद्ध करने की सलाह दी। हालांकि लाख कोशिशों के बाद भी डायरियस अलेक्जेंडर से अपनी सेना को बचा नहीं पाया, क्योंकि जब इन दोनों राजाओं के बीच गोगोमेल ने पर्शियन सेना को पहले अपनी सेना पर हमला करने दिया ताकि ग्रीक आर्मी पीछे हट जाए और फिर ग्रीक आर्मी के पीछे हटते ही और जीतने की लालसा से पर्शियन आर्मी युद्ध भूमि के बीच में आ जाए, वैसे ही वहाँ उन्हें गैप के जरिए अलेक्जेंडर ने अपने काफिले को पर्शियन आर्मी के पीछे भेजकर वहाँ तबाही मचा दी।
एज अ रिजल्ट डरा सेमेडेरियस वहाँ से भागने लगा। तब उसके कमांडर ने ही उसकी हत्या कर दी। ये जंग इतिहास के पन्ने में दर्ज हुआ एक ऐसा जंग है जो अलेक्जेंडर की किस्मत की काया पलट दी, क्योंकि इस युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ा साम्राज्य खत्म हो चुका था। साफ और स्पष्ट रूप से भगवान का बेटा कहे जाने वाला अलेक्जेंडर महज 25 साल की उम्र में एशिया का मास्टर बन गया। और इतना ही नहीं, उनका साम्राज्य अब मैसेडोनिया तक ही सीमित नहीं रह गया था, वो अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पर क्या सिर्फ 2 वॉर्स और उसमें इस्तेमाल की इंटेलिजेंस के द्वारा अलेक्जेंडर को ग्रेट बनाती है? हम कहते हैं ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट। वेल नहीं, क्योंकि गोगामेला में मिली जीत के बाद सभी पर्शियन गवर्नर्स, आर्मी ऑफिसर्स, आम जनता का दिल जीतकर उनसे ग्रेट रिलेशन बनाने की कोशिश की। उसने पर्शियन में ग्रीक कल्चर, कानून और धर्म जबरदस्ती नहीं थोपा, उल्टा वो खुद उनके 30 त्योहार मनाने लगे। इतना ही नहीं, उसने गवर्नर और ऑफिसर को उसकी पोजीशन से नहीं हटाया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन डायरियस की बेटी से शादी कर ली थी, जिसके बदले में उसके गुरु के सीख द्वारा लोगों की ईमानदारी और अपनापन मिला। पर अलेक्जेंडर कुत्ते बुद्धि वाला इंसान था, इसमें कोई दो राय नहीं। वो जानता था जब तक लोगों का अच्छा बड़ा फायदा नहीं होगा, वो उसे अपना राजा तब तक नहीं मानेंगे। इसलिए जब युद्ध के बाद पर्शियन एम्पायर की तिजोरी का रास्ता खुला, तब मौके का फायदा उठाते हुए तब अलेक्जेंडर ने सारी धन संपत्ति को अलग अलग रास्तों में बांट दिया। इससे पूरे साम्राज्य में न सिर्फ अलेक्जेंडर की जय जयकार हुई, बल्कि वहाँ पर धन संपत्ति और व्यापार भी बढ़ा। लेकिन सफलता की राह में पीठ में खंजर तो अपने ही भोगते हैं, ये बात सिर्फ किताबी नहीं है। क्योंकि अलेक्जेंडर की इन स्ट्रैटेजीज ने चाहे पर्शियंस को खुश कर दिया हो, पर इससे उनकी सेना और कमांडर्स नाराज थे और वो सभी अलेक्जेंडर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। पर अलेक्जेंडर ने कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। वो अपनी सफलता को लेकर इतने चौकन्ने रहते थे कि उन्हें जैसे ही अपने होने वाले षड्यंत्र का पता चला, उन्होंने फौरन उस शख्स की हत्या कर दी। और ये बात और है कि जीत का नशा इंसान को किसी भी हालत में रुकने नहीं देता, और इसी नशे की लत अलेक्जेंडर को लग चुकी थी। तभी तो अपने लोगों से धोखा खाने के बाद भी वो रुके नहीं। उनकी नज़र ईस्टर्न बॉर्डर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर थी, जिसकी वजह थी इंडिया की नेचुरल वेल्थ। और इंडिया की इसी वेल्थ पर कब्जा जमाने के लिए अलेक्जेंडर की सेना साइबर पास को पार करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुंची, जहां उनका सामना हुआ पोरावर राज्य से, जो आज का पाकिस्तान है। वहां के राजा पोरस से, जो किसी भी कीमत पे अलेक्जेंडर को भारत की भूमि में कदम रखना नहीं चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच एक घमासान जंग छिड़ गई। ये जंग अलेक्जेंडर की सेना के लिए अब तक के लिए सबसे लंबी, मुश्किल और खतरनाक जंग थी, क्योंकि दुनिया के बाकी राजाओं ने अलेक्जेंडर की बुद्धि के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, और वहीं पोरस महीनों बाद भी हार मानने को राजी नहीं था। हालांकि राजा की कड़ी मशक्कत के बाद भी उनकी जीत नहीं हो पाई, लेकिन उनकी युद्ध कला और जज्बे को देखकर अलेक्जेंडर ने काफ़ी सोचने पर विमर्श कर दिया, जिसके बाद उसने खुद न पोरस को इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर राज करने की इजाज़त दे दी, बल्कि भेंट स्वरूप उसने और ज़्यादा राज्य भी दे दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, जिस राजा को दुनिया में कोई हरा नहीं पाया, उसकी मौत 32 ईयर्स की कम उम्र में ही हो गई। किंतु मरने के बाद भी उनका शरीर मानो हार मानने को तैयार नहीं था। तो इसके बाद भी 6 दिन बाद मरने के समय उनकी बॉडी डिकम्पोज हो ही नहीं रही थी। दरअसल जून 323 BC में अलेक्जेंडर बेबीलोन पहुंचे थे, जहां 10 दिनों के बुखार के बाद वो की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके शरीर को जब दफनाया गया तब उनकी बॉडी 6 दिनों तक डिकम्पोज नहीं हुई। हालांकि इस पर मॉडर्न रिसर्चर्स की माने अलेक्जेंडर को स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई होगी, उनकी आंखों की पुतलियाँ बड़ी हो गई होंगी और उनका सांस लेना लगभग ना के बराबर हो गया होगा। और तभी के वैद्य दिल की धड़कन की जगह सांसों को चेक करते थे, तो हो सकता है उन्होंने अलेक्जेंडर को समय से पहले ही मृत घोषित कर दिया हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर अलेक्जेंडर कुछ साल और जी जाते तो पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य न जाने कहाँ कहाँ फैला होता। भले ही कम उम्र में मरने की वजह से अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाए, लेकिन इससे इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्हीं की वजह से ग्रीक संस्कृति हर जगह हमें हर एक संस्कृति में देखने को मिलती है। भले ही उनकी मौत के बाद उनका साम्राज्य खत्म हो गया था, लेकिन अगले 200 सालों तक इंडो ग्रीक कल्चर के जरिए ग्रीक इन्फ्लुएंस बरकरार रहा, जिसे हेलेनिस्टिक एज के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से ग्रीक भाषा भी मैसेडोनिया से 20,000 माइल्स दूरी तय करते हुए इंडिया तक पहुंच पाए, और साथ ही इंडिया में किए गए हमले के उसके बाद ही सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड रूट इस्टेब्लिश हो पाया। इसके अलावा आज दुनिया में कम से कम 50 सिटीज़ अलेक्जेंडर के नाम हैं। इसमें से कई सिटीज़ की स्थापना अलेक्जेंडर ने खुद अपने हाथों से की थी, जहाँ आज लाखों में लोग रहते हैं। और सिर्फ सिटीज़ नहीं, उन्होंने लोगों को अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स भी दी, जिसे आज कई मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाया भी जाता है। अगर हिस्टोरियंस की माने, अलेक्जेंडर इतिहास के उन लोगों में से थे जिनका जिक्र सैकड़ों भाषाओं और कल्चर में किया गया है, जैसे कि पर्शियन, अरेबिक, संस्कृत, रोमन एक्सेट्रा।
इतना ही नहीं, हिंदी का फेवरेट डायलॉग जो जीता वही सिकंदर, और इसमें सिकंदर का मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट से ही है। सो टुडे टॉपिक इज एंड दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो क्लास जरूर ठोकना। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है अनुराग। एंड ऑफ द एंड, जय हिंद।